18 अगस्त 1945 एक जापानीज बॉम्बर प्लेन की-21 लगभग 2:30 बजे ताइवान की कैपिटल ताइपी से डैलियन चाइना के लिए उड़ान भरती है। उड़ान के कुछ सेकंड्स बाद उसमें बैठे पैसेंजर्स यूजुअली मिलिट्री ऑफिसर्स को एक सडन एंड लाउड साउंड सुनाई देता है। दरअसल वो साउंड प्रोपेलर ब्रेक हो जाने की थी, जिसकी वजह से प्लेन एक साइड टिल्ट होता है और क्रैश हो जाता है। इसमें कुछ पैसेंजर्स बच जाते हैं, बट सुभाष चंद्र बोस डाइड इन अ प्लेन क्रैश ड्यू टू बर्न इंजरीज। Report compiled by the Japanese government in 1956 and submitted to India clearly concludes that Bose's plane crash landed in August 1945 and seriously injured Netaji died due to the nature of the wounds a few hours later. Came from at this stage, but the contents of the document is not really. She got the news of my father's death. दरअसल वो समय था वर्ल्ड वॉर 2 का, जब 15 अगस्त 1945 को जापानीज एम्परर हिरोहितो ने ऑफिशियली जापान का सरेंडर डिक्लेयर किया था। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ द जापानीज, द इंडियन नेशनल आर्मी वाज आल्सो डिसॉल्व्ड इन अगस्त 1945, बट इंडिया वाज स्टिल नॉट इंडिपेंडेंट। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो प्लान था वो सिंगापुर से टोक्यो जाने का था और फिर वहां से रशिया, बट पहले कोई डायरेक्ट रूट नहीं होते थे, इसलिए पहले वो सिंगापुर से थाईलैंड, बैंकॉक गए, फिर वहां से फिर हो ची मिन सिटी, फिर दा नांग जो कि वियतनाम में है, वहां से ताइपी पहुंचे। ताइपी से दलियन के लिए जब वो जा रहे थे तब जाके वो प्लेन क्रैश हुआ। इस फर्स्ट थ्योरी को ग्लोबली नेशनल इंटरनेशनल मीडिया गवर्नमेंट्स ने मेजरली एक्सेप्ट किया है। इस थ्योरी की फाउंडेशन तब होती है जब जापानीज टोमी न्यूज एजेंसी इस न्यूज को एक्सटेंसिवली कवर करती है और बताती है कि नेताजी डाइड ड्यू टू प्लेन क्रैश इन अ मिलिट्री हॉस्पिटल ड्यू टू 3rd डिग्री बर्न इंजरीज। अब इसके बाद काफ़ी न्यूज़पेपर्स इस चीज़ को कवर करते हैं, बट स्टिल ये एक डाउट था क्योंकि कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टेटमेंट नहीं आया था। बट 23 अगस्त 1945 को जापानीज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसे एक्सेप्ट किया कि नेताजी डाइड ड्यू टू प्लेन क्रैश। उस समय इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस का इतना ज़्यादा खौफ था कि सुप्रीम अलाइड कमांड साउथ ईस्ट एशिया अंडर द माउंट बैटन ने कर्नल जॉन फिगस, जो कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनको कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन करें बोस की डेथ का। फिर जॉन फिगस ने 25 जुलाई 1946 को रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट में लिखा था कि सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ हुई थी वो एक मिलिट्री हॉस्पिटल में हुई थी नियर ताइपी ऑन द सेम डे ऑफ प्लेन क्रैश। और उन्होंने ये भी कहा कि बोस के जो क्रिमेशन हुआ था ताइपी में किया गया था और उनकी जो एशेज है उनको टोक्यो के रेनकोजी टेम्पल में भेजा गया। इस फर्स्ट थ्योरी को बूस्ट तब मिला जब एक खोसला कमीशन आई 1970 में। इसमें सिर्फ एक ही सिंगल इन्वेस्टिगेटर थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हाई कोर्ट जीडी खोसला। उन्होंने 1974 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने भी यही बताया कि ही डाइड ड्यू टू द प्लेन क्रैश। अब इतनी सारी कमीशन रिपोर्ट्स, मीडिया की रिपोर्ट्स के आने के बाद भी ये हमेशा एक इशू क्यों रहा कि बोस डिडंट डाई ड्यू टू द प्लेन क्रैश? इसका सबसे पहला जो रीजन था वो था शाहनवाज कमेटी, जो कि 1956 में आई। इस कमेटी में 3 मेंबर्स थे। पहले शाहनवाज खान, जो कि एक फॉर्मर लेफ्टिनेंट कर्नल थे ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी और उस टाइम पर वो थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और दूसरे मेंबर थे नेताजी के भाई सुरेश चंद्र बोस। और जो तीसरे मेंबर थे वो थे SN मित्र, जो कि एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे। वैसे तो इस रिपोर्ट में फाइनली यही बताया गया कि नेताजी डाइड ड्यू टू द प्लेन क्रैश, बट इशू तब हुआ जब नेताजी के भाई सुरेश चंद्र बोस ने रिपोर्ट पर साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में सारी चीज़ें कवर नहीं की गई हैं, कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं। लगभग 1970s और 80s के टाइम पर यह बात बहुत ज़्यादा चर्चा में थी कि नेताजी यूपी के फैज़ाबाद में गुमनामी बाबा के नाम पर रह रहे हैं, बट रिटायर्ड जस्टिस विष्णु सहल कमीशन
ने इस बात को खारिज किया और उन्होंने कहा कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस जी नहीं हैं। उन्होंने बेसिकली ये एक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट के आधार पर कहा। इशू तो तब बढ़ा जब रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस सक्सेसफुल हो गए थे सोवियत यूनियन जाने में और उनकी मदद जापानीज इंटेलिजेंस एजेंसी ने की थी। इसके बाद मुखर्जी कमीशन आई 1999 में, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 2005 में। जब उनकी रिपोर्ट आई तो मानो लोगों को बस उसी रिपोर्ट का वेट था। रिपोर्ट में बोला गया नेताजी डिड नॉट डाई ड्यू टू प्लेन क्रैश, और बोला गया कि जो एशेज हैं जापानीज टेम्पल में वो भी सुभाष चंद्र बोस जी की नहीं है। बट इंडियन गवर्नमेंट ने इस कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। काफ़ी सारे सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, इसलिए सुभाष चंद्र बोस की जो फैमिली है वो डिमांड कर रही है कि डीएनए टेस्टिंग की जाए, जो कि एशेज जो रखी है रेनकोजी टेम्पल में। अब क्या रियल में हुआ वो स्टिल एक क्वेश्चन है, बट हम एक चीज़ बड़ी श्योरिटी से कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का रोल इंडियन नेशनल मूवमेंट और देश को इंडिपेंडेंस दिलाने में बहुत ज़्यादा था। दरअसल ब्रिटिशर्स पर सुभाष चंद्र बोस जी का इतना ज़्यादा खौफ था, हम इसी बात से पता लगा सकते हैं कि जब क्लेमेंट रिचर्ड एटली, जो कि 1945 से 51 तक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, जब उनसे सवाल पूछा गया कि इंडियन इंडिपेंडेंस में किसका सबसे ज़्यादा रोल था, तो उन्होंने कहा नेताजीज आर्मी वॉज पैरामाउंट। और जब उनसे पूछा गया कि नॉन वायलेंट मूवमेंट का कितना रोल था, तो उनका जवाब था मिनिमल। इस कन्वर्सेशन को मेजर जनरल जीडी बख्शी की बुक बोस एंड इंडियन समुराय में लिखा गया है। 1955 में एक बीबीसी इंटरव्यू में बाबा साहेब अम्बेडकर ने कुछ रीजंस बताए थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर क्यों गए 1947 में। क्या कारण था कि क्लेमेंट एटली, जो कि उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे और ब्रिटेन के, सडनली एग्री हो गए पावर को ट्रांसफर करने में 1947। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा रीजन था वो था इंडियन नेशनल आर्मी दैट वाज रेज्ड बाय द सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिशर्स का मानना था कि वो कुछ भी कर लें, मगर वो सोल्जर्स की लॉयल्टी कभी नहीं जीत सकते। सोल्जर्स के दम पर ही वो पहले अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, बट अब वो चला पाना नामुमकिन हो गया था। Seems to me, from the analysis that I make about it, there are two things which I think led, to the Labour Party to take this decision. One is the national army that was raised by Subhash Chandra Bose. The British had been ruling this country in the firm belief that whatever may happen, in this country, and whatever the politician may do, they will never be able, to change the loyalty of the soldier.